पॉडकास्ट में आज हमारे मेहमान एक ऐसे शख्स हैं जिनके पास 86 साल का मार्केट का अनुभव है। अब आप सोच रहे हो कि 86 साल का अनुभव है तो मतलब उनकी उम्र 100 साल होगी, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अनुभव उनके ग्रैंडफादर से शुरू हुआ था और उनके ग्रैंडसन तक चल रहा है, वो बीच में है। हमने ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर लिया, तब मैं आपको ये इंट्रो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं इसलिए ये करता हूँ क्योंकि मुझे ये बताने में आसानी हो कि हमने क्या क्या बातचीत की है। तो हर्षद मेहता कांड के समय क्या हुआ था, उससे पहले क्या हो रहा था, रिंग में ट्रेडिंग के समय क्या हुआ था, जब बॉम्बे में बम विस्फोट हुए थे एक्सचेंजेस में, उस समय क्या हुआ था। ये पूरी जर्नी से आप सीखेंगे कि आपका मेंटल मॉडल कैसे होना चाहिए, कितना स्ट्रांग होना चाहिए और क्या गलतियां आप कॉमनली करते हैं वो ना करें। तो इस लर्निंग को सीखने के लिए मैं आया यहाँ पे परेश भगत जी के साथ। परेश भगत जी मंगल केशव एलएलपी के चेयरमैन हैं और ये कंपनी 1939 से चल रही है। 39 से 39 से ये चल रही है। हाँ। और ये जनरेशनल बिजनेस है और इन्होंने इसको इतने अच्छे से ग्रो किया है कि आज भी ये बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी है। तो चूँकि परेश भाई के पास ज्ञान का भंडार है और वो नॉलेज एक्सपीरियंस वाला है, किताब वाला नहीं, एक्सपीरियंस वाला है, तो इसलिए मैंने सोचा कि उसको अपने दर्शकों के साथ शेयर करें जिससे वो कुछ सीख सकें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, परेश जी के साथ उनकी जर्नी की कहानी सुनते हैं। मेरा गुड क्वालिटी बैड क्वालिटी आई डोंट नो, बट नेवर आई ट्रेडेड ऑन वीकनेस ऑफ समबडी। तो मुझे पता था कि ये ब्रोकर डिफ़ॉल्ट कर लेगा, कम से कम उसका सट्टा चलता था सेंचुरी में, तो कम से कम मेरा जजमेंट था कि 300-400 रुपया घट जाएगा, लेकिन मैंने एक शेयर शॉर्ट नहीं किया। हर्षद मेहता ने क्या किया, वो ज़माने में एक नया ही कॉन्सेप्ट लेके आया था, वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट। अगर आज आप एसीसी कंपनी रिप्लेस करते हो तो कितना रुपया लगेगा, तो ये फंडा जैसे लगाते हैं तो ये सब शेयर्स तो फ्री में मिलते हैं। 89-90 में एसीसी सीमेंट का भाव था 500 रुपया। वो 500 रुपया का शेयर उसने 2 साल में 90 या 91 का बजट के दिन में उसने 8,500 कर दिया। मुझे ऐसा समझ में आता है कि मोस्ट ऑफ देम आर अ ट्रेडर। आई वुड जस्ट टेल टू देम कि थोड़ा ट्रेडिंग भी अच्छी बात है, बट इन्वेस्टमेंट में जो पैसा आता है वो पैसा यू कांट बीट। तो सबको ये एडवाइस करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट भी करना चाहिए। मुझे लगता है कि लोगों को 2 से 4 साल का व्यू रखना चाहिए, तो समझ में आता है कि पैसा बन सकता है, अच्छा पैसा बन सकता है। मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर और ट्रेडर एक गलती करते हैं कि रॉन्ग हो गए, समझ में भी आता है, लेकिन आइदर लॉस के कारण से या जिद या दूसरा शेयर का भी लगाव हो जाता है, तो फिर वो छूटता नहीं है, तो फिर वो ही कंटिन्यू टू बी रॉन्ग। गोल्ड सिल्वर अभी भी बुलिश हूँ, अभी भी सिल्वर पे ज़्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूसेज बढ़ता ही जा रहा है, तो इवेंचुअली दैट विल रिफ्लेक्ट इन द स्टॉक, तो सिल्वर विल गो, मतलब एक टाइम के बाद मुझे लगता है गोल्ड से ज़्यादा सिल्वर फास्ट चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। परेश जी, इतनी लंबी जर्नी कि 85-86 साल से आपकी फैमिली इस बिज़नेस में है, आपने बहुत सारी चीज़ें उतार चढ़ाव मार्केट के देखे, बहुत सारे जो अच्छी बातें भी हुई और जो बुरी बातें भी हुई वो सब आपने देखे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आप इस जर्नी में अराइव्ड हो गए हैं और 5th जनरेशन भी आपकी अब इसमें आने वाली है। तो मुझे इस जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए, क्योंकि मार्केट आपने देखा है, पूरी लंबी जर्नी की है, ग्रैंडफादर के ज़माने से देखी है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ज़माने से देखी है, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग है कि ये जर्नी कैसी रही, मुझे थोड़ा उसके बारे में बताइए। सो वी हैड अ जॉइंट फैमिली फ्रॉम द बिगिनिंग। तो फैमिली में लंच डिनर जब भी होता है तो स्टॉक मार्केट ही डिस्कस होता है। आई थिंक व्हेन आई वाज
अराउंड 12 years old मैंने उस ज़माने में फ़र्स्ट ट्रेड किया था। मैं 12 साल का था तभी मैंने फ़र्स्ट ट्रेड किया था। 12 साल की उम्र में? हाँ, 12 साल की उम्र में। वो दिवाली के दिन जाना है, मुहूर्त ट्रेडिंग होता है, तो मुहूर्त ट्रेडिंग में कुछ करना चाहिए, तो वो ज़माने से मैंने ट्रेडिंग शुरू किया। वो ज़माने में 5 शेयर का सौदा होता था, 2 शेयर का सौदा होता था, लेकिन वो 5 शेयर का सौदा करता था और ऐसा रखा था कि लॉस होएगा तो फादर को नहीं देना है, मुझे मेरा सेविंग में से पॉकेट मनी से देना है। तो चाहे 2 शेयर का सौदा कर लिया, लेकिन 2 शेयर का, एंड आई विल ऑनर माई कमिटमेंट माई सेल्फ। दैट वॉज द थॉट प्रोसेस। वैसे ट्रेडिंग शुरू किया, करते गए। मैं 13-14 साल के बाद में तो एवरी बजट आई यूज टू लिसन। दोज डेज बजट आता था शाम को 5 से 6 बजे तक, और शाम को बजट सेशन रहता था, तो रेडियो पे आता था। वो टाइम पे टीवी नहीं था, तो रेडियो पे भी मैं बजट सुनता था। वैसे कर करके जर्नी शुरू हुआ। उस जर्नी चलता गया। मैं आई appeared for my exams in final exam in when I was 19-20 years old। वो करके तो अंकल ने, फादर ने बोला क्या करते हो, तो मैंने बोला चलो बाज़ार में आ जाते हैं। तो ऑफिस शुरू कर दिया, तो ये ऑफिस का जर्नी शुरू हो गया। मतलब 13-14 साल की उम्र में बजट सुनते थे आप? हाँ। आज मुझे लगता है कि लोग 25 साल की उम्र में बजट सुनना पसंद नहीं करते हैं और उसको नॉन इवेंट बोल देते हैं। सो ये ऐसा था कि फैमिली में एवरीबडी वाज टॉकिंग ऑन मार्केट, मतलब तो मैंने वो इंटरेस्ट क्रिएट होते गया। सो समझ में आता है कि बजट के अंदर ये आ गया। वो ज़माने में 71 में ऐसा कुछ डिविडेंड कंट्रोल एक्ट आ गया, तो डिविडेंड कंट्रोल एक्ट आ गया जिसके अंदर खाली कंपनी कैन नॉट गिव पर्टिकुलर % ऑफ डिविडेंड, उससे ज़्यादा दे नहीं सकते, तो बाज़ार में क्राइसिस आ गया। सो वैसे वो टाइम पे चलता था, तो मुझे समझ में आया कि ये बजट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। वो ज़माने में बजट वॉज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अभी तो बजट इज़ नॉन इवेंट, लेकिन वो ज़माने में बजट बहुत मायने रखता था। तो वैसे बजट सुनना शुरू कर दिया। सो टू दैट एक्सटेंट कि 15-16 साल के बाद में उस ज़माने में इकोनॉमिक्स टाइम्स में इन्वेस्टर गाइड करके आता था। तो इन्वेस्टर गाइड के अंदर सब कंपनी का बुक वैल्यू आता है, अर्निंग पर शेयर आता है, प्रॉफिट आता है। तो कुछ 30 से 50 शेयर का आता था या 80 शेयर का आता था। तो वो ज़माने में मैं वो ये पढ़ता था, इन्वेस्टर गाइड एवरी मंडे को आता था इकोनॉमिक्स टाइम्स में, तो वो मैं पढ़ता था। उसमें से कोई स्टॉक समझ में आया तो 1 शेयर लेने का, 2 शेयर लेने का, वैसे जर्नी शुरू किया। अच्छा, जो आपने पहला ट्रेड लिया, हाँ, वो फायदे में गया था कि नुकसान हुआ था? फर्स्ट ट्रेड मैंने किया था सेंचुरी में। Okay. और वो ट्रेड के अंदर मुझे 50-70 रुपया मिला और मैं इतना खुश हो गया कि बात मत पूछो। सर 50-70 रुपये उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। ये मैं ख्याल में 65-70 के आसपास, 70 के आसपास, 70 के आसपास, 71-72 में मैंने ट्रेड करना शुरू किया। दैट टाइम आई वाज 12-13 ईयर्स। पढ़ाई और ये साथ साथ चल रहा है। हाँ। मन लगता था कॉलेज में कि नहीं, मन उधर ही रिंग में लगा हुआ है? नहीं, तभी आई वॉज नॉट वेरी एक्टिव। तो ये ऐसे ही कर लिया, बजट के दिन में एक ट्रेड कर लिया या दिवाली के दिन में एक ट्रेड कर लिया। वो 15 दिन, महीना चलता है, 2 महीना चल गया, स्क्वायर अप कर लिया। तो टिल आई वॉज इन अ कॉलेज, दैट वे आई वॉज वेरी पैसिव। कॉलेज के बाद में या बीकॉम टाइम तक में एक्टिव हो गया था। तो ये चूँकि आपकी फैमिली में ग्रैंडफादर के ज़माने से ये चल रहा था, हाँ, इसलिए आप इसमें आए, या आपका भी मन था? आप मे भी इस वजह से हो सकता है कि फैमिली में सारे लोग दिन भर इसी तरह की बातें करते थे तो इंटरेस्ट जग गया, या आपको लगता था कि नहीं, ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पे बहुत वेल्थ बनाई जा सकती है और बहुत सक्सेसफुल करियर हो सकता है? नहीं, मुझे लगता है कि बिकॉज ऑफ फैमिली का जो बैकग्राउंड था, उसके लिए बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसके अंदर आ गया। इन बिटवीन
एक टाइम आया था कि 6 महीना के लिए आई डिसाइडेड टू गो आउट ऑफ इंडिया। मैं, मेरी सिस्टर, ब्रदर इन लॉ मस्कत रहते थे, तो मैंने बोला चलो उधर भी कुछ एक्सप्लोर करते हैं। लेकिन वो 6 महीने में मेरे को तभी समझ में ही आया कि नहीं, मैं बना हूँ खाली शेयर बाजार के लिए और कोई चीज़ नहीं कर सकता हूँ। दैट रियलाइजेशन आई रियलाइज इन 83-84, जब भी मैं मस्कत गया था 6 महीने के लिए। ऐसे ही सोचा कि कुछ भी करेंगे, नॉट इन इंडिया। सो दैट वाज द थॉट प्रोसेस। तो गया था, लेकिन मुझे समझ में आया कि नहीं, यही कर सकते हैं। यही आई वॉज फीलिंग फिश विदाउट वाटर, बिकॉज आई वॉज नॉट गेटिंग अ न्यूज़पेपर, इंडियन न्यूज़पेपर दैट फ्रिक्वेंटली। दोज डेज ओनली ट्वाइस अ वीक न्यूज़पेपर आते थे इंडिया से। तो तभी मैं, जैसे न्यूज़पेपर आता है, खाली स्टॉक मार्केट का रेट ही देखने का काम करता था कि क्या क्या है। और उधर से भी वो कम्युनिकेशन उतना डिफ़िकल्ट होता था, क्योंकि वो ज़माने में कॉल करना है तो यू हैव टू बुक द कॉल, उसका कॉस्ट आता है 50-100 रुपया। तो मैं लेटर में मेरे फादर को ये न्यूज़पेपर पढ़ के लिखता था कि मेरे लिए 5 शेयर ले लो, 50 शेयर ले लो, 100 शेयर ले लो। तो उधर से वो करता था। फिर मेरे को समझ में आया कि ये इनफ इज़ इनफ, मैं अभी उधर नहीं रह सकता हूँ। तो मैं सीधा आ गया ऑफिस। तो मस्कट गए क्यों थे, घूमने? नहीं, आई थॉट दैट आई शुड स्टार्ट सम अदर बिजनेस कि फैमिली का तो बिजनेस ये चल ही रहा है, तो लेकिन मैं भी कुछ वेंचर करूँ अलग। तो वो 6 महीना मैंने ट्राई भी किया। सो इवन माई ब्रदर ऑल्सो ज्वाइन। लेकिन मेरे को समझ में आया कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मुझे तो शेयर बाजार के सिवाय अभी कुछ नहीं। लेकिन व्हेन आई जॉइन द ऑफिस, तभी मुझे ये लगा कि बाय डिफ़ॉल्ट, बिकॉज आई हैव नो अदर ऑप्शन, सो लेट मी कंटिन्यू द सेम बिजनेस। दैट इज़ हाउ आई स्टार्टेड। लेकिन 83-84 में एकदम क्लियर हो गया कि यही करना है, यही करना है। अच्छा, हम लोग देखते हैं जनरली फैमिलीज में होता है कि ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जब आप बैठते हैं या फादर के साथ बैठते हैं या मदर के साथ, तो वो कुछ अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं लाइफ लर्निंग के बारे में, आगे बढ़ने के बारे में। तो आपके ग्रैंडफादर आपको सिर्फ मार्केट वाली कहानियाँ सुनाते थे क्या? नहीं, ग्रैंडफादर से ज़्यादा मेरे फादर सुनाते थे। अच्छा, पूरी बाजार की सब स्टोरी, आज ये हुआ। सो नाम से मैं सबको जानता था, देखा किसी को नहीं था। लेकिन मुझे मालूम है कि ये है, ये है, ये इसमें सट्टा करता है, ये इसमें सट्टा करता है। वो सब चीज़ मुझे मालूम रहता था। और दिवाली के दिन जब भी जाता हूँ तो भी फादर वो सब के साथ इंट्रोड्यूस कराते थे कि भाई, तो देन आई कुड रिलेट कि भाई ये है आदमी, ये आदमी है, ऐसे। वेरी नाइस, वेरी इंटरेस्टिंग। और ये वो ज़माना था जब रिंग में ट्रेडिंग, हाँ, रिंग में ट्रेडिंग होता था। वेरी इंटरेस्टिंग। तो अच्छा, फिर आपने पढ़ाई लिखाई बॉर्न एंड बॉटम इन मुंबई ओनली? हाँ, बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई। पढ़ाई क्या किया आपने? बस मैंने बीकॉम किया। बीकॉम किया? अरे बीकॉम सर बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं, मैंने देखा है कि जितने मार्केट के दिग्गज हैं उन्होंने बीकॉम ही किया है। फिर उसमें अब थोड़ा आज के ज़माने में सीए भी कर लेते हैं, एमबीए फाइनेंस कर लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे ब्रदर सीए थे। ओके, देखा ना, मैंने बताया था कि सीए कोई ना कोई होगा। तो मेरे ब्रदर सीए थे, तो ऑलवेज ये रहा कि वाई, मेरे ब्रदर और मेरे में 13 साल का डिफरेंस था। तो 13 साल पहले मेरे ब्रदर सीए हो गए, तो फैमिली का बहुत एक्सपेक्टेशन था कि मुझे भी सीए तो करना ही है। लेकिन मेरा ऐसा दूसरा एक पहलू था, आई हैव अ ट्विन सिस्टर। तो मेरी ट्विन सिस्टर थी, तो हम दोनों फ्रॉम डे 1 साथ में हैं। तो मैं कहीं पे भी जाता हूँ, फ्रॉम स्कूल, फॉर प्लेइंग क्रिकेट टू एनीथिंग, मेरी सिस्टर मेरे साथ में है। और हम दोनों इनिशियल भी साथ एक ही है, तो हमारे बीच में एग्जाम में भी कोई, एग्जामिनेशन हॉल में भी कोई आ नहीं सकता है। अच्छा, कोई आ ही नहीं सकता है। वी हैड अ सेम इनिशियल, तो वो कोई बीच में आ ही नहीं सकते। तो उसका ऐसा हैबिट हो गया था कि उसके बिना मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। सो आफ्टर बिकम सी चूज नॉट टू स्टडी, तो बाय डिफॉल्ट मेरा भी ये हो गया कि मुझे भी अभी पढ़ाई नहीं करना है। तो वैसा स्टोरी हो गया, ऐसा स्टोरी हो गया। सो परेश भाई, अब थोड़ा सा डीप चलते हैं। हाँ, क्योंकि इतनी लंबी जर्नी में आपने बहुत सारे
उतार चढ़ाव देखे, 1 दर्जन तो कम से कम लोअर सर्किट देखे हाँ जी, होंगे, हाँ, मोर और देन उससे दैट। ज़्यादा मोर देन दैट अपर हाँ, सर्किट भी हाँ, देखे, गवर्नमेंट्स चेंज होते हुए देखी, बड़े बड़े इवेंट्स देखे। हाँ। 2 या 3 मुझे आप ये बताइए कि जो बिगेस्ट लर्निंग है इस मार्केट की, जिसको लोग मानते नहीं, जानते नहीं, समझते नहीं, या उसको इग्नोर कर देते हैं। सो पहले के ज़माने की मैं बात करता हूँ, अभी तो सेबी आ गया, सिस्टम इज़ ऑन प्लेस, तो अभी वो सब चीज़ का मायने नहीं रखते हैं। लेकिन वो ज़माने में रिस्क प्रोफाइल वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वो ज़माने में क्लाइंट से मार्जिन लेना नहीं है, कोई क्लाइंट अपफ्रंट मार्जिन नहीं देता है, वेरी रेयरली कोई क्लाइंट आपको अपफ्रंट मार्जिन देते हैं। तो क्लाइंट सौदा कर लेते हैं, बड़ा पे इन आ जाता है, बड़ा पे आउट आ जाता है, वो चलता है। और जब भी क्लाइंट पैसा नहीं देता है तो समझ में आता है कि ये तो बहुत बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन आ जाता है। तो वो ज़माने में ये मैनेज करना वाज द प्राइम थिंग। तो रिस्क मैनेजमेंट वाज अ प्राइम थिंग। और वो ज़माने के क्लाइंट की कैपेसिटी से सौदा नहीं करते थे, ब्रोकर की कैपेसिटी से सौदा करते थे। तो क्लाइंट खुद का रिस्क प्रोफाइल देखता नहीं है, खुद का नेटवर्थ देखता नहीं है, और आए दिन डिफ़ॉल्ट होता रहता है। और वो चक्कर में बड़े बड़े क्राइसिस आ गए। मेरे व्हेन आई स्टार्टेड फ्रॉम 79, 2 ब्रोकर क्राइसिस, वन वाज HL हरकिशन लक्ष्मीदास फिकॉम कंसल्टेंसी, और एक था सुमति जमुना। दोनों ने इतना बड़ा सट्टा कर लिया। और सुमति जमुना का तो क्राइसिस आया, मुझे बराबर याद है, 2-2, 3-3 महीने तक बाजार में कोई एक्टिविटी नहीं हो रहा है, कोई एक्टिविटी नहीं है, किसी को कुछ समझ में ही नहीं आता है कि ये क्राइसिस कैसे मीट आउट होगा, कैसे रोल आउट होगा। और मेरा सुमति जमुना के साथ बहुत अच्छा रिलेशन था। तो क्राइसिस के 15 दिन 20 दिन पहले मुझे वो लोग ने बता दिया था कि वी विल नॉट बी एबल टू ऑनर आवर कमिटमेंट। लेकिन सम अदर, मेरा गुड क्वालिटी बैड क्वालिटी आई डोंट नो, बट नेवर आई ट्रेडेड ऑन वीकनेस ऑफ समबडी। तो मुझे पता था कि ये ब्रोकर डिफ़ॉल्ट कर लेगा, कम से कम उसका सट्टा चलता था सेंचुरी में, तो कम से कम मेरा जजमेंट था कि 300-400 रुपया घट जाएगा। लेकिन मैंने एक शेयर शॉर्ट नहीं किया, मुझे ये पता था, उसके बावजूद भी मैंने एक शेयर शॉर्ट नहीं किया। नेवर आई प्लेड ऑन अ वीकनेस ऑफ समबडी। तो वो एक चीज़ थ्रू आउट रहा कि किसी के वीकनेस पे तो काम नहीं करना है। दूसरा बड़ा में बड़ा ये था कि रिस्क प्रोफाइल, ऑनरिंग आवर कमिटमेंट, दैट वाज इनबिल्ट इन माय सिस्टम, और कुड बी आई हैव इनहेरिटेड दैट फ्रॉम माय पेरेंट्स। मेरे फादर अंकल सबसे ये इनहेरिटेड किया था कि ऑनरिंग कमिटमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्राइम थिंग। तो वो थ्रू आउट रहा। कुड बी बिकॉज ऑफ दैट सम अदर ये 85 साल का लेगेसी चलता रहा, कंटिन्यू रहा। इंटरेस्टिंग। कमिटमेंट होना चाहिए, हाँ, रिस्क प्रोफाइल अपनी देखें, अपने क्लाइंट की देखें, और सचमुच ये बहुत बड़ी बात है कि 85-86 साल से आप जमे हुए हैं। हाँ, ये क्वालिटीज़ को मैटर करती हैं। So if you see, my parents, grandfather and father had seen World War II, which was a very big thing. Then independence, that was also a very big thing. वो सब चीज़ बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। उसके बाद में that time I was not there. मेरे नॉलेज में है डिविडेंड क्राइसिस, सेकंड was nationalization of bank. That was also in Indira Gandhi did the nationalization of bank. वो टाइम पे बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया था। 2-2 महीना, 3-3 महीना बाजार में कोई एक्टिविटी नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं। दो आई वॉज नॉट गोइंग टू द ऑफिस, बट आई वॉज टीनेजर हु वॉज अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन कि ये क्या हो रहा है। मतलब एक टाइम ऐसा लगता है कि देयर विल नॉट बी अ फ्यूचर ऑफ अ स्टॉक ब्रोकिंग।
स्टॉक ब्रोकिंग का फ्यूचर नहीं रहेगा, क्योंकि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक वाज अ वेरी वेरी बिग इवेंट। तो और क्राइसिस, मतलब 2-2 3-3 महीने तक बाजार में कुछ होता ही नहीं, बाजार में कुछ होता नहीं। हर रोज पेरेंट्स जाते हैं, फादर जाते हैं, अंकल जाते हैं, वापस आते हैं 3 घंटे 2 घंटे के बाद में, क्योंकि कोई एक्टिविटी नहीं है। वैसे भी दिन देखे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते गए। ये 2 ब्रोकर का क्राइसिस देख लिया, हर्षद और केतन का नहीं, उसके पहले तो ये सुमति जमना और एचएल का हो गया, वो हो गया। वो टाइम पे आई वॉज वेरी मच एक्टिव। उसके बाद में ये हर्षद मेहता का क्राइसिस आ गया। सो दूसरा एक चीज़ है, वन लर्निंग वॉज देयर। ये सुमति जमना, एचएल, सबको बहुत अच्छी तरह से मैं जानता था। इवन हर्षद मेहता टू, वो लोग का आफ्टर देयर फेलियर आई कंटिन्यू टू हैव अ रिलेशन विद ऑल द थ्री गाइज। और वो तीनों ने एक चीज बताया कि वो लोग ने 2-3 गलतियां कर दी थी सट्टे में, कि सक्सेस आने के बाद में यू गेट कैरिड अवे, और लेफ्ट राइट सेंटर सब स्टॉक में सट्टा करना शुरू। पहले क्या होता है, जैसे कि सुमति जमना का था तो खाली सेंचुरी का था, तो ही अंडरस्टूड द कंपनी, और वो कंपनी को समझ के वो सट्टा करना शुरू किया। फिर पैसा इतना आने लग गया, इतना जोर से पैसा आने लग गया, तो वो टिस्को भी करेगा, ग्रेट ईस्टर्न भी करेगा, A to Z सब स्टॉक करने लग गए वायदे में। तो वो करने में इतना बड़ा पोजीशन हो जाता है, फिर मार्केट घटता है, वो मैनेज नहीं कर सकते। सेम वॉज विथ एचएल, चंद्रकांत भाई का भी यही व्यू था कि गलती हो गया, इतनी ज़्यादा स्क्रिप्ट में सौदा नहीं करना चाहिए था, कम स्क्रिप्ट में सौदा करते थे तो हम मैनेज कर सकते थे। एंड नाउ आज देखो तो ऑल द फाइनेंशियल विजर्ड्स, all who is who, they are talking maximum, even psychologically it has been proved कि you should not have a position more than 7 stock to 10 stock. Absolutely. तो ये अभी प्रूव हुआ है, लेकिन ये लोग ने एक्सपीरियंस के बाद में मुझे समझाया था कि इतना बड़ी स्क्रिप्ट में सौदा नहीं करने का, इतनी ज़्यादा स्क्रिप्ट में सौदा नहीं करने का, लिमिटेड कंपनी में सौदा करने का, you create a wealth in those companies. So this was a one learning from them. वेरी इंटरेस्टिंग। जो लोग ये सुन रहे हैं ना, तो हम लोग अक्सर ये बात करते हो, यही मैं आपको सिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ कि ओवर लेवरेज नहीं होना है, और सफलता जब यहाँ चढ़ जाए तो समझ लीजिए फिर आपका काम होना तय है, उससे बचना है। और ये जो लर्निंग बता रहे हैं कि उन लोगों ने आपको सिखाया कि बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपेंड मत करोगे, आप संभाल ही नहीं पाओ, क्योंकि ये टोटली रिस्की बिजनेस है। वो कह रहे हैं, वो एक डायलॉग है ना कि रिस्क है तो इश्क है, लेकिन इतना रिस्क ले लिया फिर इश्क ही नहीं बचा आपका। बराबर है। तो इश्क करना है ना तो थोड़ा कम रिस्क लेने का। बट थोड़ा ये हर्षद भाई वाली, क्योंकि ये बहुत बड़ी स्टोरी है। एक ज़माना था, हमने तो खैर उस समय इतना हम अवेयर नहीं रहते थे, तो हम तो सीरीज़ जब बनी उसकी, तो हमने उसके थ्रू उसको समझने की कोशिश, लेकिन आप उसके उस समय के गवाह हैं। हम टाइम मशीन में बैठ के वहाँ चलते हैं। क्या होता था उस समय, क्यों इतनी बड़ी क्राइसिस क्रिएट की उन्होंने? सो हर्षद मेहता ने क्या किया, वो ज़माने में एक नया ही कॉन्सेप्ट लेके आया था, वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट। उसने ये दिमाग लगाया कि जैसे वो ज़माने में ACC, जो हर्षद मेहता स्टार्टेड विथ ACC स्टॉक, तो कि ACC कंपनी थी, वो नाम था एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज। तो 15-20 फैक्ट्रियाँ थी अलग अलग। वो ज़माने में ऐसे नहीं था कि पैन इंडिया सब सीमेंट कंपनियाँ रहती थी, तो वो सब सीमेंट फैक्ट्रीज इकट्ठा होकर एक कंपनी हुई थी ACC। तो वो 50-100 साल पुरानी कंपनियाँ थी। टिस्को 80-100 साल पुरानी कंपनी थी। जब भी मैं आई एम टॉकिंग ऑफ 70s and 80s, तो वो ज़माने में 80 साल पुरानी कंपनी है। शेयर का भाव टिस्को का चलता था 80 रुपया, वो भी 100 रुपया का शेयर, 100 रुपये का शेयर का 80 रुपया भाव चलता था। फेस वैल्यू 100 रुपये, हाँ, भाव 80 रुपये। 80 रुपया वो जब भी डिविडेंड
आने का टाइम होता है। वो ज़माने में डिविडेंड वो एवरेज 10 रुपया 12 रुपया देते हैं, तो जब भी डिविडेंड आना है तभी वो 92 94 हो जाता है, फिर वापस वो 82 83 हो जाएगा, फिर वापस वैसा ये चलता था मूवमेंट। वो ज़माने में हर्षद मेहता ने आके इंट्रोड्यूस किया कि अगर आज आप एसीसी कंपनी रिप्लेस करते हो तो कितना रुपया लगेगा, अब टिस्को का कंपनी रिप्लेस करेंगे तो कितना रुपया लगेगा। तो ये फंडा जैसे लगाते हैं तो ये सब शेयर्स तो फ्री में मिलते हैं, ये सब शेयर्स फ्री में, व्हेन यू कैलकुलेट दैट तो वो सब शेयर्स फ्री में हैं। तो उसने ही वो सौदा करना शुरू कर दिया। वो ज़माने में वो प्रीमियर एटो था, उसने उसमें भी बड़ा सौदा किया था, उसमें भी उसको बड़ा पैसा सक्सेस मिला था। तो ये सब कंपनियां उसने लेना शुरू कर दिया। लेना शुरू कर दिया। वो ज़माने में वो पहला पायनर आदमी था कि जो इंस्टीट्यूशन से भी बात करता था, जो कंपनी में उसको इंटरेस्ट है इनडायरेक्ट डायरेक्टली वो मार्केट करता था वो स्टॉक, विच वॉज द फर्स्ट टाइम ही डिड दैट। तो वो जो करना उसने शुरू किया तो बहुत सक्सेस उसको मिलने लग गया, तो बहुत पैसा कमाने लग गए, बहुत पैसा कमाने लग गए। वो पैसा आने लग गया, फिर वही चीज़ हो गया कि ग्रिड बढ़ गई, एम्बिशन बढ़ गया। वो चक्कर में पैसा तो लिमिटेड है, शेयर लेने के लिए लिमिटेड पैसा है, तो कैसे होगा। तो जाके उसने बैंक के साथ में गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ट्रेड करके वो सिक्योरिटी नहीं बाय करके वो पैसा लेके वो ज़माने में गवर्नमेंट सिक्योरिटी का कोई रेगुलेटेड मार्केट नहीं था। ब्रोकर इंस्टीट्यूशन को खाली कॉन्ट्रैक्ट नोट देते हैं और आपको पेमेंट मिल जाता है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटी 3 महीने के बाद आती है, 6 महीने के बाद आती है, 8 महीने के बाद आती है। ना कोई बैंक क्वेश्चन करता है, ना कोई चीज़ होता है। तो उसको जब ये लूपहोल समझ में आ गया तो ही स्टार्टेड डूइंग दैट, और वो सब पैसे से उसने शेयर्स लेना शुरू किया। अब सोचे ना 89-90 में एसीसी सीमेंट का भाव था 500 रुपया। वो 500 रुपये का शेयर, 10 रुपये का शायद शेयर था, वो 10 रुपये का 500 रुपये का भाव था। वो 500 रुपये का शेयर उसने 2 साल में 90 या 91 का बजट के दिन में उसने 8,500 कर दिया। और वो जमाने में मतलब मैंने ये देखा है कि 80s में एसीसी का शेयर का भाव 180-90 का भाव है, वो साल में 20 रुपया बढ़ता है, साल में 20 रुपया बढ़ता है। टाटा मोटर का भाव साल में 25 रुपया बढ़ता है, टिस्को का भाव साल में 8 रुपया बढ़ता है, 10 रुपया बढ़ता है। वो जमाने में मतलब 10 साल में उसने ऐसा चेंज कर लिया कि 500 रुपये का एसीसी सीमेंट का शेयर का भाव कर दिया 8,500 रुपया। ऐसा सक्सेस कितने टाइम, वो ज़माने में लोग सोचते थे कि 5 साल के लिए शेयर लेना है, 10 साल के लिए, और 5 साल 10 साल में भी डबल हो गया तो सबको लगता है बहुत बड़ी चीज़ है। तो उस दौर में आप जब आप ये सब चीज़ देखते थे तो आपकी साइकोलॉजी या फीलिंग क्या होती थी? दो चीज़ था। आई यूज्ड टू नो हिम फ्रॉम द बिगिनिंग, लेकिन कभी भी मैंने हर्षद भाई के साथ कोई ट्रेड नहीं किया, ना ब्रोकिंग किया। उसका कोई ब्रोकिंग नहीं किया, मतलब उसका कोई काम कर लिया, 2 पैसे का ब्रोकरेज कमा लिया। एक चीज़ और मार्केट में हुई बहुत बड़ी, जब ये बम विस्फोट हुए थे, हाँ, वो बहुत ही शॉकिंग घटना थी पूरे मुंबई के लिए। हाँ, तब हम लोग तो खैर यहाँ नहीं रहते थे। हाँ, उस समय बीएससी के अंदर का माहौल क्या था? आप लोग शायद वहीं थे उस समय। हाँ, माई फादर वॉज इन अ रिंग। फादर रिंग में थे? माई फादर वॉज एक्चुअली फिजिकली इन अ रिंग। और पहले तो समझ में नहीं आया। फिर आवर ऑफिस वॉज ऑल्सो इन हमाम स्ट्रीट, सो ऑल ऑफ अ सडन 2-3 स्टाफ आए, बोलते हैं कि कुछ हो गया है, और सब लोग स्टॉक एक्सचेंज से बाहर निकल रहे हैं। तब तक में पता चला, टीवी पे एक न्यूज़ आया कि बॉम्ब ब्लास्ट हो गया है स्टॉक एक्सचेंज में। आई वॉज वेरी जिटरी अबाउट माई फादर, सो बिकॉज फादर वॉज इन अ रिंग,
So what has happened? So I said, no market, let me think about how to. So I sent immediately another 5-7 people to find out where is my father. But the situation was that everybody is running out of that. So they could not go in. They could not go in. And luckily, in another 15 minutes, my father came out. So I was feeling, then all our office boys, those who are executing our trades for our clients, each and everybody came out. So then I felt relaxed, okay, no casualty, everybody is fine. That time, I was then down on a street. So kitne ऐसे jobber, broker के आदमी, those who were injured, I must appreciate that G.S. Damani, this DMAT guy, those days, he said, all expense on me. सबको उसने हॉस्पिटल में एडमिट किया, सबको, जिसको जो फैसिलिटी चाहिए, जो भी चाहिए. That time also he didn't thought of पैसे का, और he tried his best to spend money for the hospitalization and all those things. So that was a very thing. Then I thought that what to do. So I said, those days physical shares were there. So physical shares were there. So I thought that, and our office was in a wooden building. I thought that now it is not a safe to keep all the shares in a wooden building. So I said, what to do? So whatever shares of clients in our, I took all the physical shares and I thought that let me go home. So by the time leaving from Fountain, everywhere chaos was there, traffic was there. Usually you go to come from town, come via Churchgate, but so much traffic was there. So I tried to go from Air India road, Nariman Point. Unfortunately, their bomb blast took place. Yes. So that happened. So then I was coming. So everybody was worried. Me, my father and my friend, we three were in my car and full dicky with the stocks. Yeah. At Mahim Junction, there is a fisherman's area. Yes. There also something happened. So they got upset. They were on a road, and I tell you, one car ahead of me, they put that car on a fire. My God. So they put one car on a fire. Next car was mine. So my father and my friend got out of the car. They were standing far from a car. I was in a car. I realized if I am not in the car and they put a second car, my car, on a fire, that means I am finished. Because डिक्की में सारे शेयर है और क्लाइंट के शेयर है. तो मैंने सोचा कि इन एनी केस आई विल नॉट बी एबल टू लीव, मतलब आई कांट सर्वाइव. यस, अगर ये सब शेयर जल गए तो आई कांट सर्वाइव. तो मैंने बोला कि वॉट एवर, आई वॉज प्रेइंग गॉड, और मैंने बोला कि नहीं, मैं तो गाड़ी में ही रहूँगा. लकीली कुछ हुआ नहीं. फादर और फ्रेंड को बुला के आगे निकला. वही प्रॉब्लम, मुझे डर लगा कि आगे, देन देयर इज़ अ मॉस्क एट बैंड्रा. सो आई सेड आई शुड अवॉइड दैट. सो आई टुक अ रोड to go to Sea Rock. Unfortunately, when I was reaching there, bomb blast at Sea Rock also. So that also happened. So what fear. And when I reached home, I said, oh, and that was the situation. सीरियसली वो मतलब आप सोचिए कि जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ घटनाएं हो रही हैं. वो सारे प्लेस थे, एयर इंडिया बिल्डिंग, एक्सपीरियंस, आई हैव एक्सपीरियंस, सी रॉक होटल, अनबिलीवेबल. तो उस समय आपको लगा ऐसा कि यार मार्केट तो पता नहीं कब खुलेगा, तो बहुत दिन तक बंद रहा. हाँ, लेकिन फिर वो शुरू हो गया. वो वैसा वो डर नहीं था कि मार्केट नहीं खुलेगा. वो फिर वो खुलने के बाद में फिर वो
हर्षद भाई ने वो नरसिम्हा राव को वो स्टेटमेंट दे दिया, सो दैट वाज यस, वो तो मतलब बहुत ही बड़ी बात हो गई थी। तो इतनी बड़ी घटनाएं, मतलब हर्षद वाली, उससे पहले 2 ब्रोकर्स की, फिर ये बम विस्फोट वाली, एक और बहुत बड़ी घटना हुई जो अभी हुई एकदम। हाँ। वो तो मतलब 4 साल पहले की, 5 साल पहले की, हम्म, कोरोना। हाँ लोअर सर्किट लगे मार्केट हाँ। में, और मार्केट तो एक साइड में रखो, हम लोगों को, मैं तब मुंबई में था, मैं तो 2004 में आ गया था। 2020 में हम लोगों को भी डर लगा। हाँ मैंने अपनी ज़िंदगी में मुंबई में इतनी शांति नहीं देखी थी। हाँ। मैं लोअर परेल में रहता हूँ। हाँ पिन ड्रॉप साइलेंस, राइट। सड़क पे एक आदमी नहीं। हाँ मैंने कहा, मैंने अपनी कल्पना में नहीं किया था कि मुंबई में ऐसा कभी दिन हम देखेंगे जहाँ पे सड़क पे एक आदमी नहीं थ्रू आउट द डे। यस। तो अंदर से डर लगता था, और खबरें चल रही थी, ये हुआ वो हुआ, सिलेंडर खत्म हो गया, ऑक्सीजन नहीं है। हाँ तो आई वाज तो स्कैर्ड, बहुत ही डर लग रहा था Yeah. यार। और मैं अकेले रहता था, हाँ तो मुझे समझ नहीं आता था कि यार मैं कहाँ फंस गया हूँ मैं। और मैं रोज़ ऑफिस भी जाता था, क्योंकि तब और लोग नहीं थे, तो हाँ। डर नहीं था कि कोई हाँ। कांटेक्ट करेगा। तो वॉकिंग डिस्टेंस में ऑफिस So, में जाता था। हमारा ऑफिस तो थोड़ा पार्टली चलता था वो टाइम पे। हाँ। मैं ऑफिस नहीं जाता था, लेकिन हम घर पे थे, तो हमने घर को लाइक फोर्ट्रेस बना दिया था कि बिल्डिंग में कोई आ नहीं सकता है अपने घर में। वॉचमैन से लेके, ड्राइवर से लेके, स्टाफ से लेके, सब घर के अंदर ही है। कोई बाहर जाएगा नहीं, कोई अंदर नहीं आएगा। सबका खाना पीना सब अपने पास, अपने साथ में। तो हम ये करते थे। तो इन अ वे आफ्टर सम टाइम आई स्टार्टेड एंजॉइंग दैट पार्ट कि ये बंद हो गया है। तो बहुत अच्छा था कि मैं मेरे ग्रैंड किड्स के साथ में, डॉटर इन लॉ के साथ में क्रिकेट खेल रहा हूँ अपने बिल्डिंग में, अपने घर में। फिर हम, आई हैव वन बीच हाउस, तो हम बीच हाउस जाते थे। तो वहाँ पे क्या होता था कि पूरा बीच भी बंद कर दिया था। सो आई हैव एक्सेस फ्रॉम माई हाउस टू गो टू बीच। तो मैं, प्रीत मेरी वाइफ और मेरे ग्रैंड किड्स, हम सब बीच में जाते हैं। तो आई यूज्ड टू फील, ओह आई एम सो ब्लेस्ड दैट आई एम द ओनर ऑफ द होल बीच और व्हाट। एक्चुअली पूरे बीच पे हम 4 जन रहते थे। 4 जन रहते थे, मैं, प्रीत, मेरे 2 ग्रैंडसन, बस, और 1-2 मेड। तो वो खेलना, वो आई डोंट थिंक सो वो अभी लाइफ में वापस मिल सकता है मुझे। थैंक गॉड नहीं मिले तो अच्छा। नहीं मिले तो अच्छा है। सीरियसली वो। सो मैंने ये घटनाएं इसलिए आपसे सुनी पूरी कहानी, हाँ। क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है, हाँ तब तो सारे नैरेटिव्स अच्छे लगते हैं। Right. सबकी सब बात सही होती है, Right. जो बोल रहा हूँ सही है, राइट क्योंकि उस समय कोई गलत नहीं होता। राइट। लेकिन जब जब ऐसी घटनाएं हुई हैं तो मार्केट बहुत नीचे गया। आपने 1 Right. दर्जन से ज़्यादा लोअर सर्किट देखे होंगे। राइट। उस समय क्या साइकोलॉजी होती है, वो मैं रिलेट कर रहा हूँ आज के समय से, क्योंकि हमारे जो दर्शक हैं, यंगस्टर्स हैं, बहुत सारे लोग देख रहे हैं इसको, उनको उस समय की लर्निंग आप बताइए कि जब मार्केट में लोअर सर्किट लगा, जैसे कोविड में ही लगा। हाँ। सो ये जो सर्किट लगता है ना, तो दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। और वो टाइम पे है ना, आदमी को यू रियलाइज वन थिंग कि इफ यू आर नॉट फुल्ली कमिटेड और ओवर कमिटेड, हाउ लकी यू आर। क्योंकि आप फुल्ली कमिटेड हो, ओवर कमिटेड हो, तो यू आर नॉट एबल टू सस्टेन दिस टाइप ऑफ अ फॉल। तो मुझे एक चीज़ समझ में आता है कि स्पेशली कोविड के टाइम में, कोविड किसी ने सोचा नहीं था। वर्ल्ड ओवर नीचे के सब सर्किट लग गए, और किसी को शुरू में समझ में ही नहीं आया कि इसका हल क्या है, कोविड का हल भी क्या है, किसी को समझ में नहीं आता था। तो वो टाइम पे मतलब इट वाज सो माउथ वाटरिंग वैल्यूएशंस, माउथ वाटरिंग मतलब आप सोच नहीं सकते ऐसा वैल्यूएशन। लेकिन इफ़ यू आर कमिटेड, ओवर कमिटेड, तो आप ले ही नहीं सकते हो। आपके पास में बैंक बैलेंस है, तो मैं आपको बताऊं, मेरे को ये समझ में आता था कि ये माउथ वाटरिंग प्राइसेस है। तो जितना बैंक बैलेंस है वो तो शेयर लिए मैंने, आई वेंट टू दैट एक्सटेंट, आई डिसकंटिन्यूड ऑलमोस्ट माई
पीपीएफ एंड माय पीएफ ऑल्सो। पीएफ वो तभी पीएफ के अंदर पीएफ का ऑफिस भी बंद कि पीएफ का पैसा आपको मिले। पीपीएफ का तो बैंक से है तो मिल जाए, लेकिन मैंने बोला ये अपॉर्चुनिटी वापस नहीं आएगा। तो मैंने पीपीएफ पीएफ जिधर से जितना पैसा बटोर सकता हूँ उतना बटोर के लगा दिया, पूरा पैसा लगा दिया। ये शायद परेश भाई आप इसलिए कर पाए, जो लोग सुन रहे हैं उसको समझे, कोशिश करिए कि इतना लंबा वक्त आपने मार्केट में गुजारा है। यस। कि आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। राइट। और इसलिए आपको लगा कि यार ये दिन शायद दोबारा नहीं आएगा। राइट। लगाओ पैसे जितने हैं सब लगा दो। राइट। हम लोग चूंकि न्यूज़ चैनल में थे तो उस समय जनरली थिंकिंग क्या होती थी लोगों की कि इतनी बड़ी समस्या आई है, पता नहीं मैं ही जिंदा बचूंगा कि नहीं। राइट। तो ये पैसा लगा के क्या करूंगा। दैट वाज द फीलिंग। बराबर। यार हम ही नहीं बचेंगे तो ये पैसा कमा के हम करेंगे क्या। ये एक्चुअली रॉन्ग फीलिंग है। हाँ। इसका उल्टा सोचिए। हाँ। कि जब आप ही नहीं बचोगे तो पैसा बचा के क्या करोगे। नहीं, आपकी बात तो सही है आपकी। तो लगाओ फिर। आपकी बात। सो वही शुरू में 2-3 दिन, मतलब आई वुड नॉट से कि बॉटम में एंट्री मारा, बॉटम में एंट्री मारा, लेकिन 5-7 दिन होने के बाद में समझ में आ गया कि इससे बस अभी नहीं होना है। तो कैलकुलेटेड रिस्क गिन लो तो कैलकुलेटेड रिस्क, थोड़ा करेज समझ लो तो थोड़ा करेज, कुड बी करेज तो ऐसे हो गया कि ये आई एम इन द मार्केट फ्रॉम लास्ट 45 ईयर्स, तो वो टाइम पे भी 86 ईयर्स सर। हाँ, ऐसे 86 ईयर्स। एक्सपीरियंस 86 ईयर्स का है। 100% 86 एक्टिविटी भले ही 40 साल की है, लेकिन एक्सपीरियंस तो 86 ईयर्स। 2020 में भी 40 साल तो हो गए थे मुझे बाजार में, तो वो एक्सपीरियंस से दुनिया देख ली थी तो सब हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। हाँ। कि आपने चूंकि हम लोगों ने साइकोलॉजी की बात की, मेंटल मॉडल्स की बात की, और मार्केट कब गिरता है तब क्या होता है, और चढ़ता है तब क्या होता है, जो बड़े बड़े स्कैम्स हुए उसमें क्या होता है। लेकिन 2004 के बाद से आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा कि हमारे जो इन्वेस्टर ट्रेडर्स की संख्या मैनी फोल्ड हो गई है ना। अब कितने 17-18 करोड़ डीमैट खुल गए। लेकिन आजकल के जो लोग आ रहे हैं मार्केट में, जनरली हम लोगों ने देखा कि उनका ये मानना है कि 3 साल से आगे का नज़रिया तो उनका है ही नहीं। और एक बड़े मजाक में हम लोग कहते हैं कि शॉर्ट टर्म का मतलब हो गया 3:30 बजे तक और लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया एक्सपायरी तक 28 दिन। So I will like to correct here. So I fully agree. 2004 नहीं, लेकिन 2008 तक बाजार में एफआई का उतना बड़ा प्रेजेंस नहीं था। तो 2008 तक पैसा कमाना मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा इजी था। ओके। हाँ, क्योंकि एफआई का कंट्रोल उतना नहीं था। 2008 के बाद में एफआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ते ही गया। तो फिर लोकल प्लेयर का, इंडिविजुअल लोकल इन्वेस्टर का, ऑपरेटर का रिलेवेंस घटते गया। तो वो एक मेजर फर्क आ गया। आप जो बोलते हो कोविड से अब तक में 5 साल में ही ऑलमोस्ट 3.5-4 टाइम्स तो अकाउंट नए खुल गए। अभी जेंजी लोग आ गए, सब लोग आ गए। वो बहुत अच्छी बात है कि पार्टिसिपेशन बढ़ने लग गया। लेकिन मुझे ऐसा समझ में आता है कि मोस्ट ऑफ देम आर अ ट्रेडर। आई वुड जस्ट टेल टू देम कि थोड़ा ट्रेडिंग भी अच्छी बात है। आई डोंट से कि ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। मैं भी ट्रेडर हूँ, बट इन्वेस्टमेंट में जो पैसा आता है वो पैसा यू कांट बीट। तो सबको ये एडवाइस करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट भी करना चाहिए। तो इन्वेस्टमेंट 3.5 एक्सपायरी, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म तो मैं नहीं बोलता हूँ, लेकिन पहले का जो कॉन्सेप्ट था 5 साल 10 साल का, विच ऑल्सो आई डिसएग्री। ओके। मुझे लगता है क्योंकि अभी डेवलपमेंट कैसे हो रहा है कि
कल तक आपको लगता है कि सॉफ्टवेयर कंपनीज आर वेरी बेस्ट, और आज आता है कि नहीं, सॉफ्टवेयर से अच्छा तो एआई है। कल तक आपको फार्मा अच्छा लगता है, आज नए मॉलिक्यूल वाली कंपनीज उससे अच्छा कर रही है। तो मुझे लगता है कि लोगों को 2 से 4 साल का व्यू रखना चाहिए। 2 से 4 साल का व्यू के अंदर शेयर लेते हो तो समझ में आता है कि पैसा बन सकता है, अच्छा पैसा बन सकता है। दूसरा चीज़ मेरा एक ये भी है कि अ डे यू फील दैट यू आर रॉन्ग इन वन पर्टिकुलर स्टॉक, you should take a decision and you should be out of that stock. Most of the investor और trader एक गलती करते हैं कि wrong हो गए, समझ में भी आता है, लेकिन either loss के कारण से या जिद या दूसरा शेयर का भी लगाव हो जाता है, तो फिर वो छूटता नहीं है, तो फिर वो he continue to be wrong, तो then life becomes miserable. क्योंकि कोई भी आदमी के पास अनलिमिटेड पैसा नहीं होता है, और आपने जो पैसा डाला है 1 या 2 स्टॉक में पैसा डाला है और उसमें ही रॉन्ग हो गए, और फिर वो स्टोरी ये ऐसा हो जाता है कि आप बस स्टॉप पे खड़े रहो, बस आएगा। जब भी आप बस स्टॉप से वापस जाते हो या टैक्सी पकड़ते हो तो पीछे देखते हो तो 10 बस आ गई, तो वो वाला सिचुएशन हो जाता है, तो फिर वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उससे बचना चाहिए। हाँ। बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही ये। अब आज के ज़माने में बिल्कुल आपने सही कहा कि 3-4 साल बाद रिव्यू कर लो। हाँ। क्योंकि इतना डिसरप्शन है टेक्नोलॉजी का। हाँ। चीज़ें बदल रही हैं अचानक से, तो लेके शेयर सो जाने वाला भी समय गया। हाँ। और दिन में 10 बार ट्रेड करने वाला भी समय चला गया। तो अभी पैसा वेल्थ आपकी इन्वेस्टिंग से बनेगी, लेकिन रिव्यू करते रहिए। रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि अभी डिस्ट्रप्शन, डिजिटलाइजेशन, ये सब चीज़ नया सब फंडा आ गया है, तो वी हैव टू बी विद दैट। और वो उसको लेके अब 2 से 4 साल का व्यू रखते हो तो अच्छा पैसा बनेगा। सो यहाँ पे आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात की, चेंज की। हाँ। अब आपको बीच में रखता हूँ मैं। हाँ जी। आपका ग्रैंडसन है। हाँ। नहीं, सन को ले लेते, चलो। हाँ। ग्रैंडसन बाद में, पहले सन। हाँ। और आपके फादर। हाँ। तो फादर से जो नॉलेज आप में ट्रांसमिट हुआ, हाँ, सेम आप अपने सन को देते हैं या उसमें रिफाइनमेंट भी है? रिफाइनमेंट है। हाँ, रिफाइनमेंट है, लेकिन जो वैल्यूज था वो वैल्यूज सेम है। एंड आई फील प्राउड, नॉट दैट बिकॉज ही इज माई सन, लेकिन ऑनरिंग, कमिटमेंट, ऑनेस्टी, ये सब में मेरा लड़का शायद मेरे से भी आगे होगा। उसको लगता है कि नहीं डैड, अपन ने बोल दिया तो बोल दिया, अपन ने ये कर दिया, तो क्योंकि उसने पूरी लाइफ देखा कि आई वॉज ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग, और मैं मेरे ग्रैंडसन को भी आज सिखाता हूँ। प्रॉमिस मीन्स प्रॉमिस, वो प्रॉमिस रहता है वीडियो देखना नहीं देखना, मोबाइल खेलना नहीं खेलना, तो उसमें भी मैं उसको सिखाता हूँ कि आपने एक दफ़े ना बोल दिया कि 1 घंटा मैं मोबाइल को टच नहीं करूँगा तो ना। और तो वो वैल्यूज़ में मेरे ग्रैंड किड्स में भी डाल रहा हूँ, ग्रैंड चिल्ड्रन में डाल रहा हूँ कि व्हाट यू टॉक यू हैव टू ऑनर योर कमिटमेंट्स। हाँ, एंड यू हैव टू ऑनर योर कमिटमेंट्स। आप जो भी बोलते हो वो आपको करना ही करना है। तो ये वैल्यू है, लेकिन फादर जो सिखाते थे वो सब फंडा भी चेंज हो गए, कॉन्सेप्ट भी चेंज हो गए, वो सब कॉन्सेप्ट भी ऐसा ऐसा चेंज हो गए। तो अभी मेरा लड़का भी आलगोस कर रहा है, ऑल सब न्यू थिंग्स, ही इज ऑल्सो इनटू दैट, तो वो सब चल रहा है। अच्छी बात यह है कि आप बहुत एडेप्टिव हैं। हाँ, ओपन है। हाँ, क्योंकि एल्गो आ गया, टेक्नोलॉजी आ गई, हाँ, मशीन से बहुत ट्रेडिंग हो रही है, तो आप इतने रिसेप्टिव हैं कि चलो नया लड़का है, वो नई चीज़ें सीख के आ रहा है, तो उसको आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजिड नहीं कि नहीं हाँ, हमने जो सीखा था वही आपको करना है। नहीं, टू दैट एक्सटेंट कि हम तो अभी वी आर वर्किंग ऑन अ मशीन लर्निंग, तो मशीन लर्निंग से हाउ टू डिसाइड द ट्रेंड, सो माय सन एंड मी वी बोथ आर वर्किंग कि वो कैसे किया जाए। तो अभी शुरू किया है, अभी वी आर हायरिंग पीपल फॉर दैट। तो अभी हमारा कोशिश ये है
कि मशीन लर्निंग से भी ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, सेक्टर कैसे आइडेंटिफाई किया जा सकता है, उसमें भी हम लोग ने दिमाग लगाना शुरू किया है। वेरी इंटरेस्टिंग। मैं एक बात रख के फिर आपके पास थोड़ा सा माहौल को लाइट करते हैं, आपसे थोड़ा और बातें करते हैं। हाँ जी। पुराने ज़माने में अगर आप कॉर्पोरेट हिस्ट्री पढ़े ना, आपने कमिटमेंट और वैल्यूज़ की बात की, तो जो शॉप्स होती थी उनके नाम उस ओनर के नाम पे होते थे। जूलर्स की दुकान देखिए आप, अभी भी आज की तारीख में भी आपको मेजॉरिटी शॉप्स के नाम ओनर के नाम पे मिलेंगे। राइट। मंगलदास ज्वेलर, घनश्याम ज्वेलर्स। राइट। ये कमिटमेंट और ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। राइट। वैसे आप मनी लेंडर्स की दुकान के नाम देखिए, ब्रोकर्स के नाम देखिए, क्योंकि वो ट्रस्ट और वैल्यू थी। राइट। और इसीलिए हाँ। मंगल केशव LLP हाँ 86 साल से एक नाम के साथ चल रही है। यस, बिकॉज वी हैव इनहेरिटेड दोज वैल्यूज। तो जब भी एक टाइम आया 90 एंड ऑफ 90s कि सबको कंपलसरी पार्टनरशिप से कन्वर्ट करना था प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड कंपनी में, तो बहुत से ब्रोकर ने बहुत से नाम चेंज कर लिए। बट आई चूज नॉट टू चेंज द नेम। हमने बोला कि नहीं, अपना व्हाट आई हैव इनहेरिटेड आई विल कंटिन्यू द सेम लेगेसी, और वही काम करेंगे। सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट, वन ऑफ द मतलब हाँ ख्याल सबसे पुराने आप होंगे। हाँ, ऐसे विद नेम यू आर द ओल्डेस्ट। हाँ, नेम एंड ओनरशिप, नेम एंड ओनरशिप, नेम एंड ओनरशिप could be the only one. Only one. Could be the only one. Right, 86. तो परेश भाई, हम लोग जब ऑफ कैम बातचीत कर रहे थे, हाँ जी, तो आपने बताया कि अदर देन मार्केट और ये सब से आप फिल्में भी बहुत देखते हैं। हाँ, साउथ इंडियन मूवीज मेरी फेवरेट साउथ इंडियन मूवीज। साउथ इंडियन फिल्मों में क्या अच्छा लगता है, वो ऐसा क्यों देखते हैं आप वो इतना? सो फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें बेसिकली जो भी स्टंट वाली मूवी है उसमें दिमाग ही नहीं चलाना है। सो दैट इज वन थिंग। दूसरा, साउथ इंडियन मूवीज में स्टोरी रहती है। कुछ कुछ स्पेशली मलयालीज मूवीज जिसके अंदर स्टोरी रहती है, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है। और मुझे ये लगता है कि इफ़ आई एम टायर्ड एंड आई एम वॉचिंग द मूवी और टीवी, आई शुड फील रिलैक्स, आई नीड नॉट हैव टू अप्लाई माई ब्रेन। तो मैं अनवाइंड करता हूँ और मैं टीवी देखता हूँ, फिर कोई दिमाग नहीं चलाना है क्या हो रहा है। वो एक ही हीरो खड़ा होके पूरा कार उचक के फेंक देता है और 10 विलन को मारता है, वो सब चीज आई एंजॉय। तो मैं हंसते हंसते वो देखता हूँ। तो आप जिस शहर में रहते हैं सर, वहाँ की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है बॉलीवुड, यहाँ इतने बड़े सुपरस्टार स्टार, और जहाँ आप रहते हैं इसके आसपास ही सब रहते हैं। ऑल नेबर्स टू अस, ऑल नेबर्स टू अस। तो उनकी फिल्में नहीं अच्छी लगती हैं आपको? I don't know, but somehow or other I am enjoying the South Indian movies. Somehow or other, and I really like South Indian heroines also. They are also very beautiful. कौन फेवरेट कौन है आपकी? My favorite is Rashmika Mandana. Wow. Samantha Prabhu. Sri Leela. Okay. They are all my favorite heroines. हाँ. और हीरो भी अरे मेरे को तो कीर्ति सुरेश बहुत अच्छी लगती है। हाँ, शी इज आल्सो वेरी गुड। मैंने उनके भी एक रिसेंट फिल्म देखी, सनी कायदन, बहुत अच्छी मूवी लगी मुझे। तो मैं तो इसलिए देखता हूँ क्योंकि मैंने इतना देख लिया है कि अब नया उधर ही मिल रहा है। Oh yeah, that's true. बॉलीवुड में सब पुराना घिसा बेटा और फार्मूला, ट्रू, तो उस साइड में ज्यादा अच्छी है। और एक्टर सबसे अच्छा कौन लगता है साउथ का? अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन अच्छा लगता है। अल्लू अर्जुन, प्रभास, यस। They are really अभी मैं खबर पढ़ रहा था, प्रभास ने अभी फिलहाल उनकी कोई एक्टिविटी हाल फिलहाल नहीं थी, स्टिल ही इज द नंबर 1। यस। प्रभास का जलवा बहुत जबरदस्त है। हाँ। और नए भी, हालांकि वहाँ तो खैर बहुत सारे हैं, बहुत से। एक कंपेयर करता हूँ मैं आपको, हाँ जी, विदाउट नेमिंग, क्योंकि बॉलीवुड वालों को बुरा लग जाएगा। ओके। एक फिल्म आई थी, उसमें एक गाना था और उसमें अल्लू अर्जुन का डांस था और अपने इधर के सुपरस्टार का डांस था। ओके। आप दोनों को स्क्रीन स्प्लिट करके देखेंगे ना, हाँ, आपको लगेगा यार मैं क्यों देखता हूँ बॉलीवुड की फिल्म। यस। इतना डिफरेंस है। मतलब उनके डांस में दिख जाएगा कि वो आपसे फार बेटर है। यस। देन इंक्लूडिंग द ड्रेस सेंस टू। एक चीज मुझे और अच्छी लगती है सर, आप उसको कनेक्ट करेंगे। मैंने अभी रिसेंटली जो फिल्में देखी, 2-3 दिन पहले जो देख रहे थे,
उसमें वो अपने कल्चर को कैरी करते हैं। यस यस वो लुंगी पहनेंगे, धोती पहनेंगे, यस, टीका लगाएंगे, टीका लगाएंगे। उसमें उनको कोई झिझक नहीं होती हाँ, कि वो किस तरीके की फिल्म, उसमें एक्टर बिल्कुल नेचुरल रहता है। राइट राइट, वो दिखावा नहीं, शोशा Right, नहीं है। right, वो right. बहुत महंगी कार से भी चल रहा है ना, हाँ, तब भी वो हो सकता है या वेटी पहन के ही चले, राइट राइट राइट, है ना। राइट, तो ये मुझे बहुत अपील बहुत करता अच्छा, है, बराबर है। जिससे कनेक्ट करते हैं आप। वो जो अरविंद था, उसका मैं मूवी का नाम भूल गया, वो इंडस्ट्रियलिस्ट का लड़का दिखाता है, लेकिन वो कार में से उठता है तो लुंगी में से उतरता है। यस, So- यस, सो इंटरेस्टिंग। गाने भी सुनते हैं? हाँ, गाने भी अरे सुनते गाने मुझे साउथ के समझ में नहीं आते, हैं। हाँ, लेकिन एक आध गाने मुझे बहुत पसंद है। आपको साउथ के अच्छे लगते हैं या अपने इधर? मैं मुझे सॉन्ग हिंदी मुझे पसंद आता है। कभी कभी कोई जो फेमस सॉन्ग है साउथ का, हाँ। तो वो अच्छा लगता है, लेकिन हिंदी वाले में कौन से पसंद करते हैं? किसके ज़्यादा अनवाइंड करने के लिए चलो शाम को एक म्यूजिक सुनते हैं? 70s 80s के सॉन्ग्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। 70s जहाँ 80s, पे लिरिक्स इंपॉर्टेंट। हाँ, लिरिक्स इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट कभी कभी साउथ इंडियन को छोड़ के भी मैं 70s के हीरो के, फ्रॉम शम्मी कपूर टू वो जो एरा है, वहाँ से 80s और 90 के तब तक के, राजेश खन्ना तक के जो भी है, संजीव कुमार, ये सब के पिक्चर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो सब देखता रहता हूँ। उस समय थोड़ा सा स्टोरी था। सो देयर वर फ्यू डायरेक्टर्स लाइक गुलजार साहब, ऋषिकेश मुखर्जी, वो सब फिनोमिनल डायरेक्टर। वो सब मूवी क्या 2-3 कैरेक्टर पे ही पूरा मूवी चलता है 2 घंटा का, और स्टोरी में इतना दम है, समझ में आता है, यू हैव समथिंग टू लर्न फ्रॉम देम। मतलब आप चूंकि उस ज़माने की बात कर रहे हैं, इस समय हमारे जो सॉन्ग शूट होते हैं, हाँ, उसमें 3-3 सेकंड के क्लिप्स होते हैं। राइट, 3 सेकंड में सीन बदल जाता है। हाँ, पूरा गाना 1 दिन लगता है शूट हाँ। करने में, जबकि 4 मिनट का गाना होता है, वो 3-3 सेकंड में शूट करते हैं। राजेश खन्ना को बोला एक डायरेक्टर ने, खन्ना साहब 1 शॉट में शूट होना है। हाँ, आप सोचिए 4 मिनट तक उसको डांस करना है, हाँ, एक भी कट नहीं आना। यस, और खन्ना साहब ने किया। और ये तो देखिए कि खन्ना साहब के देखने के लिए 2-2, 5-5 हजार लड़कियां खड़ी रहती हैं, और उसके सामने ये डांस करता है और शूट होता है। और मैं दूसरा भी एक पढ़ रहा था, सो आप देखेंगे ना तो यंगहुड में जो भी आपने सॉन्ग्स सुने हैं या जो भी हीरो हीरोइन है, आप हैंडसाइट में देखेंगे तो आपको अभी भी वो सॉन्ग्स और वो हीरो हीरोइनी पसंद आएगी। सो वो यंगहुड का एक साइकोलॉजिकल ये है कि तभी यू आर हैविंग अ यंग एज, ब्रेन, एनर्जी, तो वो टाइम पे जो चीज़ एनग्रेव हो जाता है आपके ब्रेन में, यूजुअली वो निकलता नहीं है। तो आपको वो सब मेमोरी, वो सब सॉन्ग्स, वो सब हीरो कभी भी, मतलब 50 साल के बाद में भी आपको वो अच्छा लगेगा। इंटरेस्टिंग। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, उसके बाद हम लोग फिर लास्ट पार्ट में चलेंगे। हाँ, जो फिल्म बनी इंडियन हिस्ट्री में, जिसने बहुत चीज़ें क्रिएट की, जिसमें सलीम और अकबर की फिल्म आई, या ठीक है, राइट, उस फिल्म को शपूर जी पल्लोन जी ने बनाया था, उसके प्रोड्यूसर वो थे। हाँ, ओके, मुगले आजम। मुगले आजम, ओके, आसिफ, मुगले आजम हाँ। प्रोड्यूस्ड बाय शपूर जी पल्लोन जी। ओ, उसके डायरेक्टर थे के आसिफ, या, एंड ही वाज अ ब्रिलियंट मैन। राइट, एटा डिस्ट्रिक्ट का बंदा, हाँ। यूपी के एटा शहर का। ओके। मैं ख्याल दूसरा वहां शायद कोई निकला भी नहीं होगा। ओके, एक शर्ट और चेक की लुंगी पहनते थे वो, हाँ, और फिल्म डायरेक्ट करते थे। हाँ, जुनून था उनके अंदर। राइट, तो आपने अगर मुगले आजम देखी हो तो उसमें एक सीन है हाँ, कि वो एक चिट्ठी आती है पानी में बह के, ओके, जिसको सलीम का उठाता है हाँ। सबऑर्डिनेट, उस पढ़ के उनको बता। हाँ, तो उन्होंने कहा कि मुझे एक नहर बनानी है हाँ, जिस पर चिट्ठी बह के आएगी। हाँ, तो लोगों का भी नहर बनाने की क्या जरूरत है, इतना खर्चा क्यों करोगे? हाँ, आप कबूतर से मंगा लो हम्म, या कोई दरबारी ले आए, हाँ। चिट्ठी तो आनी है खाली। हाँ, हाँ, बोले नहीं, या वो नहर बनेगी। बनेगी, तो प्रोड्यूसर तक बात पहुंची, तो प्रोड्यूसर ने कहा यार मतलब बहुत खर्चा हो जाएगा। हाँ,
बोले नहीं बनेगी तो वही, और फिर वो नहर बनी, उसमें वो नाव की चिट्ठी डाली गई और वो चिट्ठी बह के आई। इस लेवल का कमिटमेंट प्रोड्यूसर का, डायरेक्टर का आज नहीं मिलता। नहीं है। आई फुल्ली एग्री। टॉकिंग टू सेम मूवी ऑल्सो, उसमें एक सॉन्ग में वो दैट वाज आई थिंक फर्स्ट सिनेमा स्कोप मूवी, Yeah. और उसके अंदर वो शीशा टूटता है और छोटे छोटे एक ही इमेज बहुत से दिखते हैं। Yes. वो जो है, वो जो जब भी वो शूट करना था, इट वाज सो डिफिकल्ट, एंड के आसिफ साहब ने इंसिस्ट किया कि नहीं ये होना ही है, होना ही। जितना भी कॉस्ट। टू दैट एक्सटेंट एक फिल्म आई थी पाकीज़ा, कमल हमरोई साहब थे, वो जो भी शूट करते थे तो उसके अंदर वो डांसर कम सिंगर हीरोइन है, तो वो माहौल क्रिएट करना है, तो हमरोई साहब इंसिस्ट करते थे कि अत्तर भी लाओ, अत्तर भी लाओ, राइट। कि वो जो फ्रेगरेंस आएगा वो फ्रेगरेंस से पूरा माहौल क्रिएट होगा, Yes. और फिर शूट करेंगे। यस यस यस। तो चलिए इसको हम लोग जल्दी समेटते, लोग कहेंगे फिल्मी गपशप कर रहे हैं तो अनएंडिंग है ये। कहते हैं लोग, ऐसी खबरें बताते हैं लोग कि बहुत ज़्यादा बजट उसका था उस फिल्म का। हाँ तो गए लोग, उन्होंने कहा कि साहब इसको किसी और से बनवा लेते हैं। हाँ तो ऐसे बताते हैं कि सोहराब मोदी के पास हाँ गए, तो उन्होंने कहा कौन बना रहा है, तो बोले के आसिफ, तो बोले कि उसी को बनाने दो। राइट। आज के ज़माने में तो लपक लेते ट्रू ट्रू ट्रू। क्योंकि वो एक दौर था जब फिल्में बनाने का जुनून था, और वो दिखता है स्क्रीन राइट पे राइट। कि एक गाना पूरा 1 शॉट शूट करना। Right. अभी 3-3 सेकंड के क्लिप लगाते हैं, Right. वो डांस ही नहीं कर सकते, 2 मिनट में पसीने छूट जाएंगे। तो एनीवे, खैर ये बहुत मज़ेदार चर्चा रही। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट में, फटाफट इसको हाँ जी। समझते हैं कि आजकल के जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, हाँ वो अपना पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करें, डाइवर्सिफिकेशन करें, एसेट एलोकेशन करें, और क्या चीज़ें उनको ध्यान रखनी चाहिए। सो आज के ज़माने के जो जेनजी है, सब इन्वेस्टर है, अपन उसको सिखा तो कुछ नहीं सकते, दे नो एवरीथिंग, दे नो एवरीथिंग। हाँ, दैट इज़ द रियलिटी। और दे आर इनफैक्ट दे आर मोर वेल इन्फॉर्म। मैं वो लोग को और तो कुछ नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगा कि ट्रेडिंग आस्पेक्ट कम रखे, अच्छे 2-4 थीम सिलेक्ट कर लीजिए, 2-3 थीम लेके उसके अंदर जो भी अच्छी कंपनी आइडेंटिफाई करते हैं वो करके इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर वो नहीं समझ में आता है, ये रिसर्च कर लो कौन से अच्छे फंड मैनेजर हैं म्यूचुअल फंड के, और वो फंड मैनेजर की कौन सी स्कीम अच्छा करती है। आपको 2 घंटा भी नहीं लगेगा, उसके अंदर समझ में आ गया कि ये फंड मैनेजर ठीक करता है, इसका लास्ट 3 साल का यील्ड अच्छा है, या 5 साल का अच्छा है, या 1 साल का अच्छा है। उसमें जो समझ में आ जाते हैं, स्मॉल कैप में डाल दो, लार्ज कैप में डाल दो, जिसका जो एपेटाइट, वो एपेटाइट को लेके इन्वेस्ट करे। म्यूचुअल फंड इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऑप्शन, एटलीस्ट फॉर न्यू कमर, कि उसके अंदर जब तक उसको पूरा नॉलेज नहीं है इंडस्ट्री का, कंपनी का, तो इन्वेस्ट करना चाहिए। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंपाउंडिंग, जो लोग समझते नहीं हैं। कंपाउंडिंग का फैक्टर 5 साल, 10 साल, 20 साल में ऐसा मिल जाता है, आप सोच नहीं सकते हो। तो कंपाउंडिंग को सबको ध्यान में रखना चाहिए। कंपाउंडिंग को आप ध्यान में रखेंगे तो बड़ा पैसा बनेगा। इसीलिए 4th वंडर कहते हैं। हाँ, कंपाउंडिंग। यस। 8th वंडर। कंपाउंडिंग इज 8th वंडर। कि मतलब एक मेरे जानने वाले उन्होंने बताया कि वो एक स्कीम में एक सर्टेन अमाउंट डालते थे हर साल। हाँ, 15 साल हो गए उनको। राइट। अब वो जितना डालते हैं उसका 3x उसका इंटरेस्ट होता है। यस ये है मैजिक, दैट इज द मैजिक। और वही चीज शेयर में भी, वो अगर अच्छी कंपनी आ गई वही शेयर तो कंपाउंडिंग, तो मतलब
यू हैव टू बी वेरी लकी टू हैव दोज टाइप ऑफ कंपनीज, लेकिन वो नहीं भी होता है, म्यूचुअल फंड में ही कंपाउंडिंग करते रहो, उसी में कंपाउंडिंग करते तो फंड मैनेजर है तो फंड मैनेजर आपके लिए काम करता है, तो आपको तो रिसर्च करना है खाली फंड मैनेजर पे। अच्छा, इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए कि इस समय मार्केट महंगा है, इस समय सस्ता है? नो नो, यू कैन नॉट टाइम, यू कैन नॉट यू कैन नॉट टाइम द मार्केट, यू कैन नॉट टाइम द मार्केट। दूसरा चीज, वी शुड नॉट थिंक अबाउट द इकोनॉमी पार्ट, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इंडियन पॉलिटिक्स, नो पॉलिटिक्स, नथिंग। यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग। जो कंपनी में आप लगा रहे हो वो कंपनी ठीक चल रही है कि नहीं, वो काम है अपना, अपना काम है। वो कंपनी जब तक ठीक कर रही है तब तक आपको वो शेयर बेचना नहीं है। जिस दिन वो कंपनी ठीक नहीं कर रही है, दैट डे यू हैव टू थिंक। सो मैनी टाइम्स इफ यू आर एबल टू सिलेक्ट द राइट स्टॉक, देन ऑलमोस्ट यू आर डन विथ इट, देन यू नीड नॉट हैव टू डू एनीथिंग। लेकिन वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, मुझे भी तकलीफ होता है, क्योंकि यू आर अ ब्रोकर, यू आर इन अ मार्केट, आप पूरा दिन स्क्रीन देखते हो, तो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस वो आ जाता है, ट्रेडिंग हो जाता है, कहीं कोई गलतियां भी हो जाती है, लेकिन एज फार एज पॉसिबल स्क्रीन देखना, दैट इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ द थिंग। स्क्रीन तो देखना ही नहीं चाहिए किसी को। तो पैसा बनाने से इतना आसान थोड़ी, हाँ, थोड़ा तो मेहनत करनी पड़ेगी, हाँ, क्योंकि तभी तो आप वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे। सर, गोल्ड पर क्या व्यू आपका? गोल्ड सिल्वर अभी भी बुलिश हूँ, अभी भी सिल्वर पे ज़्यादा बुलिश हूँ, क्योंकि इंडस्ट्रियल यूसेज बढ़ता ही जा रहा है, तो इवेंचुअली दैट विल रिफ्लेक्ट इन द स्टॉक, तो सिल्वर विल गो, मतलब एक टाइम के बाद मुझे लगता है गोल्ड से ज़्यादा सिल्वर फास्ट चलेगा। दैट इज 1 लाख रुपए हो गया सर सोना? यस, सिल्वर भी हो गया 1,03,000 4,000। हाँ, लोग कह रहे हैं कि गोल्ड तो भी यहाँ से 2-3 गुना हो जाएगा। पॉसिबल है, अगर बिकॉज ऑल द मेटल्स आर डिनोमिनेशन इन एंड इंडिकेटेड इन डॉलर। अगर डॉलर यूएसए में रिसेशन आ जाता है, डॉलर वीक होगा, तो मेटल का शेयर का भाव बढ़ते ही जाएगा। इस नोट पे ख़त्म करते हैं कि लास्ट 20 इयर्स का निफ्टी का रिटर्न 13% है। हाँ जी। और गोल्ड का रिटर्न है 12.1% है। या तो जिन महिलाओं ने बिना कुछ सोचे गोल्ड लिया, सो दे आर स्मार्टर उन्होंने बड़े बड़े फंड मैनेजर को बीट कर दिया। लेकिन मुझे फिर भी मैं ये कहूँगा कि इक्विटी यू कांट बीट इक्विटी। आई फुली एग्री। कोई एसेट क्लास इक्विटी को बीट नहीं कर सकता है। वहाँ पे बहुत पैसे मिलते हैं, बस पेशेंस चाहिए, धैर्य। तो मेरा एक ही है, स्टे इन्वेस्टेड। जो भी है, ऑल शुड बी स्टे इन्वेस्टेड। ये बहुत अच्छी लाइन आपने दी। इसी नोट पे ख़त्म करते हैं कि निवेशित रहिए, वैल्यूज़ पे अपने ध्यान रखिए, राइट, नैरेटिव्स में मत फंसिए, स्क्रीन कम देखिए, मिनिमम नॉइस पे ज़्यादा फोकस मत करिए, ग्रिड पे कंट्रोल करिए, और लालच सबसे बुरी बला है उस पे तो आपको कंट्रोल ही करना है, राइट। तो फिर ये जर्नी आसान हो जाएगी। बहुत कठिन जर्नी, पैसा बनाना आसान नहीं है, लेकिन अगर ये सब चीज़ें आप फॉलो करते हैं, राइट, तो लाइफ इजी हो सकती है। और अगर आप परेश भाई की बात सुन रहे हैं और ये इस तरह के पॉडकास्ट आप देखते हैं, जो मैं लगातार कोशिश करता हूँ, तो आपकी जर्नी और आसान हो सकती है। ओके, राइट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, तो परेश भाई के साथ ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चर्चा रही। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बहुत पसंद आई होगी। हाँ जी। और बहुत लर्निंग थी, बहुत सारे किस्से, कहानियाँ, ये सारी चीज़ें हमने इसलिए पूछी कि उनसे उस दौर की साइकोलॉजी सीख सकें। आई होप कि आप इससे ज़रूर कुछ सीखेंगे, और मेरी इस जर्नी का मकसद यही है कि आपकी लाइफ के डिसीजन मेकिंग में अगर मैं थोड़ी सी हेल्प कर सकूं, तो मैं समझूंगा मेरा ये प्रयास सफल है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।